बना लिया होगा। एक यहाँ पर अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ, उससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ये आपके पास में है फर्स्ट। इस क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर कितने हैं? 3 लोन पेयर हैं। अब मान लीजिए कि तुम्हारे पास में ये लोन पेयर इस तरफ आ जाए तो तुम्हारे पास में एक स्ट्रक्चर तो ये बन जाए। ये लोन पेयर जैसे ही इसको डोनेट करेगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ 2 लोन पेयर और है अभी भी, तो यहाँ क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ये सेकेंड स्ट्रक्चर बनी। ऐसा ना हो कि इस लोन पे इस क्लोरीन के पास में ये डबल बॉन्ड इधर आ जाए, शिफ्ट हो जाए, तुम्हारे पास में बनी CH2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड Cl और इसके ऊपर नेगेटिव। ये थर्ड स्टेटमेंट है। तो अब मुझे ये बताओ कि सबसे पहले जो आप लोगों ने रूल आपके हैं उसको अप्लाई कीजिए। अनचार्ज इज मोर स्टेबल देन द चार्ज, ये लो फर्स्ट। अब आ गई, ये अनचार्ज है, अब आ गई 2 स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड काउंट कर लीजिए। नंबर ऑफ CH2 इसमें भी है, उसमें भी CH2, CH भी है, Cl भी है। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड सेम। फिर देखिए ऑक्टेट रूल, ईच एटम फॉलो ऑक्टेट रूल। देखिए इसको अप्लाई करवाइए। मैं क्या कह रहा हूँ, कभी भी जंप मत करना इस रूल में, जंप मत करना। इतने एग्जाम्पल जब करवा रहा हूँ तो इसीलिए करवा रहा हूँ, तो ध्यान देना। ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। देखो यहाँ पर कार्बन में कितने? 2 तो ये, हाइड्रोजन 2 है, दैट मीन्स 4 वो हो गए। आई बात समझ, जिस बच्चे को काउंट नहीं करना आ रहा है वो ऐसे काउंट कर लीजिए। यही तो है नेगेटिव। 2 2 2 6 7 और 8 ये कर रहा है। फिर ये है तुम्हारे पास में, तो देखिए 2 तो ये रहे इलेक्ट्रॉन, 2 ये रहे 4 और 2 और 2 8 इसके हो गए। फिर क्लोरीन के पास में 2 2 4 और 4 ये हो गए, 8 हो गए। तो ये जो सेकंड वाला है वो तो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है। CH2 देख लो और Cl देख लो, दोनों ही एटम ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो जो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है वो कौन है? सेकंड। तो सेकंड ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर थर्ड होगा। इसको वेरी इंपॉर्टेंट डाल के, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, क्योंकि ये कई बार कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। फिर आप वहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी नहीं निकाल पाते हो। कैसे इससे डील कर पा रहे हो वो मैंने आपको बता दिया है। बना लीजिए एक बार इसको। भाई हर क्वेश्चन से आपको डीलिंग आनी चाहिए भाई, ये बात आप गांठ बांध लो भाई। बना लिया होगा। अब मेंशन कीजिए टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। ये स्टेबिलिटी आप लोगों ने देख ली है, समझ ली है। अब मेंशन कीजिए टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। ठीक है। और रेजोनेंस है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है तुम्हारे पास में +R, एक है
माइनस आर, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ प्लस आर कब होगा, तो ये स्केलेटन समझिए, यहाँ डबल बॉन्ड हो और यहाँ कोई जी ग्रुप हो जिसके पास में लोन पेयर हो, ये प्लस आर देगा। माइनस आर कब होगा, जब तुम्हारे पास में ऐसा कोई स्केलेटन हो, ये कोई स्केलेटन हो, ऐसा कोई स्केलेटन हो, तब तुम्हारे पास में माइनस आर होगा। ये ऐसे ना, तो देखना ऐसे अभी सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा, ये स्केलेटन समझना है, ये आपको पकड़ना पड़ेगा कि कहीं पे भी, जैसे मान लीजिए अभी मैंने लिया भाई, इसको ऐसे समझिए, ये OH लिया तो देखो ये G की जगह कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया। इस ऑक्सीजन के पास में ये लोन पेयर, और ये देखो डबल बॉन्ड, ये स्केलेटन आया कि नहीं आया, तो यहाँ पर प्लस आर होगा, और प्लस आर का मतलब क्या होगा, ये लोन पेयर हमेशा रिंग में जाएगा। और माइनस आर का मतलब क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा बाहर निकलेंगे, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा अंदर जाएंगे। ये डिफरेंस यहाँ पर होगा। आई बात समझ, इस डिफरेंस के ऊपर अपन बात करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ जो ग्रुप होंगे, ये जो प्लस आर वाले होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे, वो होंगे OH, OR, NH2, NHR, NR2, ठीक है, O माइनस, NH2 माइनस, सॉरी NH माइनस, NH माइनस, X क्या है, X, और OCONH2, इसके अंदर भी रेजोनेंस हो, OCOR, यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा। है बस में, यस है ना। इनके ऊपर चर्चा करें तो यहाँ पर कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं, ये हो सकता है NO2, CHO, COR, COOH, COOR, CN, ये सारे ग्रुप हो सकते हैं। आए बस हम ये माइनस आर देंगे, इसको ऐसे बना लो। एक तो ये देंगे, एक देंगे स्पीसीज हैविंग वेकेंट p ऑर्बिटल, वेकेंट d ऑर्बिटल, सॉरी, स्पीसीज हैविंग वेकेंट d ऑर्बिटल, इनकी वजह से भी रेजोनेंस होगा। ये वाला ग्रुप हो, ये वाला ग्रुप लगाओ हो कहीं पे, ठीक है। थर्ड स्पीसीज हैविंग वेकेंट p ऑर्बिटल। अब ये मत समझना BSc से कई ऊपर लेवल पे आ गए हो आप, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत लेवल ऊपर आ गया अब आपका। पहले तो देख लिया था माइनस आर, थोड़े से दो चीज़ याद कर ली, हो गया काम। अब यहाँ पर हर पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा।
बना लिया होगा अब यहाँ पे। अब यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट जो आपको समझना होगा, जितना जल्दी समझ लो अच्छी बात है, नहीं तो उसको तो समझना ही होगा। आई बात समझ में? और वो है एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ हेलोजन। ये इस हेलोजन का एबनॉर्मल बिहेवियर चलेगा। तो देखिए ये तो आपने बना लिया होगा। इस रेजोनेंस में एक टॉपिक आएगा एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ हेलोजन। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ हेलोजन। एबनॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ हेलोजन। ये बात समझना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखना डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, फर्स्ट मेंशन करना डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि बेंजीन रिंग के ऊपर यदि ये हेलोजन प्रेजेंट हो तो ये क्या डायरेक्शन देंगे, इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसको डायरेक्शन क्या देंगे कि मैं जहाँ प्रेजेंट हूँ उसकी ऑर्थो मेटा पेरा कौन सी पोजीशन पे तू जुड़ सकता है। बात को समझना कि जब बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो हम वही तो चेक करते हैं। आए बात समझ में? क्या चीज़ें चेक करते हैं हम? उसकी डायरेक्शन वगैरह ही तो चेक करते हैं, ठीक है ना। एक सेकेंड, वो क्या बताएगा कि बेंजीन के ऊपर जब कोई भी नहीं होता है तो आप कहीं पे भी जोड़ देते हो, लेकिन जब सब्स्टिट्यूएंट होता है तो वो डिसाइड करता है कि ऑर्थो या पेरा पे जुड़ेगा या मेटा पे जुड़ेगा। तो ये जो हेलोजन है इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस किससे कंट्रोल होता होगा, उसके ऊपर लिखना एक लाइन कि डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस इज कंट्रोल्ड बाय प्लस आर। यहाँ पे लिख देना डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस इज कंट्रोल्ड बाय प्लस आर। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस इज कंट्रोल्ड बाय प्लस आर, कंट्रोल्ड बाय प्लस आर। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस इज कंट्रोल्ड बाय प्लस आर। ये एक्स, इस एक्स का क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये, तो ये प्लस आर। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस इज कंट्रोल्ड बाय प्लस आर। सो हेलोजन इज ऑर्थो एंड पेरा, हेलोजन इज ए ऑर्थो एंड पेरा डायरेक्टिव। लिखना डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस इज कंट्रोल्ड बाय प्लस आर, सो हेलोजन इज ए ऑर्थो एंड पेरा डायरेक्टिव। हेलोजन इज ए ऑर्थो एंड पेरा डायरेक्टिव। ये जो एक्स है वो क्या होता है, ऑर्थो एंड पेरा डायरेक्टिव होता है। इज ए ऑर्थो एंड पेरा डायरेक्टिव। सेकंड मेंशन करना रिएक्टिविटी। देखो कैसे देखोगे इसकी रिएक्टिविटी, और यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखना रिएक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय, रिएक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय, रिएक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय
कंट्रोल्ड बाय माइनस आई, रिएक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय माइनस आई। सो किससे डिसाइड होगा? माइनस आई से। सो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन, सो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोबेंजीन, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोबेंजीन towards aromatic electrophilic substitution reaction, towards aromatic electrophilic substitution reaction, so reactivity of halobenzene towards aromatic electrophilic substitution reaction is always lesser than बेंजीन। बना लीजिए ये बात, ये स्टेटमेंट मेंशन कीजिए। मेंशन कर लिया ही। अब ये जो बात बोली है वो समझना भैया, ये जो स्टेटमेंट बोला है उसको समझना है, रिएक्टिव वाले स्टेटमेंट को समझ लीजिए। भाई तुम्हारे पास में ये बेंजीन है, आई बात समझ, और ये बेंजीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करेगा तो तुम्हारे पास में क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन पे जुड़ेगा क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा, और इसी के बिहाफ पे तुम्हारे पास में ये हेलोजन है, ये एक्स है, और ये इलेक्ट्रोफाइल या तो इसकी ऑर्थो पे जुड़ेगा या पेरा पे जुड़ेगा। आई बात समझ में, ये स्थिति क्लियर नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रोफाइल के लिए जो रिएक्टिविटी होगी वो बेंजीन की क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर ये जो हेलोबेंजीन है वहाँ पर रिएक्टिविटी किससे डिसाइड हो रही है, -I से। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। किसी बच्चे ने यदि यहाँ +R लगा के रिएक्टिविटी दे दी तो उसका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ये की पॉइंट आपको ध्यान रखना है।
बना लिया होगा। थर्ड यहाँ पर इसका एबनॉर्मल बिहेवियर देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, एसिडिटी एंड बेसिसिटी। इसके लिए अलग रूल लगेगा इन तीनों के लिए। क्या रूल लगेगा इनके लिए? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, एसिडिटी एंड बेसिसिटी। एसिडिटी एंड बेसिसिटी, इनका अलग फंडा चलेगा। देखिए फंडा क्या चलेगा कि तुम्हारे पास में ये जो F है, यहाँ पर Cl, Br और I, जो बात बोली जा रही है वो समझना। इसके अंदर इनका इफेक्ट क्या लगता है, इन सब का प्लस R भी लगता है और क्या लगता है माइनस I। तो यहाँ पर जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो यहाँ प्लस R डोमिनेंट है किसके ऊपर, माइनस I। प्लस R डोमिनेंट किसके ऊपर है, माइनस I के ऊपर डोमिनेंट है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि यहाँ क्वेश्चन सोल्व करते वक्त आप प्लस R को डोमिनेंट मानोगे और इस केस के अंदर क्या करोगे, आप बोलोगे माइनस जो I है वो डोमिनेंट है किसके ऊपर, प्लस R के ऊपर। ये आप एक बार बना लो, फिर मैं इस कॉन्सेप्ट को बाद में समझा दूंगा, जब टाइम आएगा तब समझा दूंगा, अभी तो बना लीजिए। जब टाइम आएगा तो समझा दूंगा इस बात को भी। बना लिया। टाइम आएगा तो अभी इस एबनॉर्मल बिहेवियर को आप ज़रूर अभी तो याद कर लीजिए, फिर जब टाइम आएगा तो एक एक को अपन अप्लाई करेंगे इनको। पर मैं यहाँ बता दिया, मैं आपको बोल दूंगा कि उस दिन मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ाई थी। अब मेंशन कीजिए एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। जैसे आप इंडक्टिव इफेक्ट में एप्लीकेशन देखे थे, जैसे आप हाइपर कॉन्जुगेशन में एप्लीकेशन देखे थे, अब अपन देखेंगे एप्लीकेशन रेजोनेंस की। मेंशन करना एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। application of resonance। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस आई बात समझ। और इसमें सबसे पहले जो एप्लीकेशन है वो है बॉन्ड ऑर्डर। आई बात समझ। बॉन्ड ऑर्डर आप इनऑर्गेनिक में भी निकाला होगा, लेकिन आज आप ऑर्गेनिक में कई बच्चों ने नहीं देखा होगा आज से पहले बॉन्ड ऑर्डर ऑर्गेनिक में कैसे निकाला जाता है। आज आप बात करोगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर एक रूल लगता है और वो रूल है, पहले देखिए बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, टू बॉन्डेड एटम, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन बिटवीन टू बॉन्डेड एटम डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
number of covalent bond in between two bonded atom upon number of resonating structure. Number of covalent bond in between two bonded atom upon number of resonating structure, यानी कि टोटल जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये फॉर्मूला बना लीजिए, फिर 1 बाय 1 में इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अपन बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे आज अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड के। ठीक है, देखना अब इसके अंदर हाँ जी, पहला क्वेश्चन आप लोगों ने लिया ये बेंजीन। देखिए इसका बॉन्ड ऑर्डर कई बार आपसे एग्जाम में, छोटी मोटी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आप एमएससी कर रहे हो तो अब आपको इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहिए। इसकी टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप जो बनाओगे, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने यही तो देखी होगी। यहाँ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास में है, ये फर्स्ट और ये है सेकेंड। अब उसने बोला नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, किसी भी 2 बॉन्डेड एटम को आप मार्क कर लीजिए। अब यहाँ पर यदि ये इसको मार्क किया है तो यहाँ पे भी इसी को मार्क करोगे। अभी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड की संख्या काउंट है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम, टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन बिटवीन टू बॉन्डेड एटम कितना है यहाँ पर, इन दोनों में काउंट कर लो 1 2 और ये 3, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3 डिवाइड टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.5। 1.5 आई बात समझ में। अब बेंजीन का हो गया, तो अब आप चेक कीजिए, देखो कि तुम्हारे पास में इस बेंजीन पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो। आप लोगों से इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर पूछ ले एग्जाम में, सपोज दैट तुम्हारे पास में ये ग्रुप हो OH और इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया जाए, तो आपको सबसे पहले तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने पहले भी बनाई भी थी थोड़ी देर पहले। ठीक है, और मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, इसको मार्क कर लिया, ये और ये। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए किसी भी तुम्हारी मर्जी पड़े ना, कहीं पे भी बॉन्ड को आप मार्क कर लीजिए। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन बिटवीन टू बॉन्डेड एटम कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी आ गई, 4। आई बात समझ कीजिए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी,
1.6, इसका आंसर आएगा 1.6। ठीक है, इसके एक सेकेंड यार, यहाँ पर 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक सेकेंड 1 6 7 8 1 9। OH तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू कितना हो गया भाई तुम्हारे पास में 1 2, कोवेलेंट बॉन्ड देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 डिवाइड बाई क्या हो गया 4। आंसर निकाल लेना इसका बॉन्ड ऑर्डर जो भी आपसे निकले 1.6 या 1.7 के समथिंग इसका आंसर आएगा। आई बात समझ? ये आप कैलकुलेट कर लेना, निकालो। और देता हूँ मैं आप लोगों को, निकाल लीजिए, और दे देता हूँ। ठीक है, और लीजिए आप लोग। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए आपको भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसको सोल्व कीजिए। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर लोन पेयर है, ये यहाँ पे, ये वहाँ पे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम बनाई थी यार मैंने, Cl यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड, ये यहाँ टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊँ। ये वाली भी बनाओ, अच्छा आंसर निकल के आएगा। ठीक है, इसको मार्क कर लो। उसने जो बोला है किसी को भी मार्क कर सकते हो, यहाँ से भी मार्क कर सकते हो आप लोग। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देखिए 1, ये कितने 6 7 और 8 डिवाइड बाई 4, इसका आंसर आएगा 1.6। वहाँ पे भी 7 की जगह 8 कर लेना, वो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बढ़ा देना वहीं उसके। कर लीजिए इसको, और देते हैं आप लोगों को। एक बार इसको बना लीजिए। ठीक है, और एग्जाम्पल लीजिए। और देखिए कि तुम्हारे पास में दिया हुआ हो ये, इसको सोल्व करो। NO2 उसने तो ये दे दिया, आप इसको एक बार ऐसे मेंशन कीजिए। ठीक है, मैंने समझाया ही था इसके लिए आपको।
तो बॉन्ड ऑर्डर इसका निकालो भैया, बॉन्ड ऑर्डर। तो ये लो भैया, मैंने इसको मार्क कर लिया। अब आपको ये मार्क करना तो समझ में आ गया होगा। तो कितना है यहाँ पर कोई 8 डिवाइड बाई कितनी 1 2 3 4 5 आए बात समझ। वहाँ पे 4 कर दिया था क्या मैंने भाई, सॉरी शक्तिमान। हर किसी में जो 3 एग्जाम्पल मैंने करवाए हैं वहाँ पे 8 डिवाइड बाई 5 8 डिवाइड बाई 5 8 डिवाइड बाई 5 ही आएगा। उस बेंजीन के इसको छोड़ के जो 3 एग्जाम्पल करवाए हैं उसमें सब में 8 डिवाइड बाई 5 आएगा और इसका आंसर भी सेम आएगा 1.6। इनका आंसर भी सेम आएगा 1.6। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग। आंसर भी सेम आएगा 1.6। भाई वहाँ पे 4 कैसे लिख सकता हूँ मैं, 5 ही थी इस टेक्सचर। कई बार दिमाग में कुछ और चीज़ें चल जाती हैं पढ़ाते वक्त, जिससे ऐसी चीज़ें आ जाती है सामने, तो उसमें परेशान होने की तो ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लोगे सब चीज़ों का। नेक्स्ट मेंशन कीजिए स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। और यहाँ पर इंटरमीडिएट में किस किस की स्टेबिलिटी देखेंगे अपन। एक तो मैं देखूंगा फ्री रेडिकल की, एक मैं देखूंगा कार्बोकेटाइन की, और एक मैं देखूंगा कार्ब एनाइन की। इन सब की स्टेबिलिटी की बात मैं करूंगा, फ्री रेडिकल की, कार्बोकेटाइन की और कार्ब एनाइन की। ठीक है, सबसे पहले मेंशन कीजिए स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। यहां पे एक बात ध्यान रखना, फ्री रेडिकल की जब आप स्टेबिलिटी चेक कर रहे हो तो यहाँ एक स्टेटमेंट बनाता हूँ कि जो बेंजाइलिक है, आई बात समझ में, कि तुम्हारे पास में जो रेडिकल है वो बेंजाइलिक हो प्लस एलाइलिक हो प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन हो, तो ऐसा केस है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर बेंजाइलिक एलाइलिक वाला केस ज़्यादा स्टेबल होगा, बेंजाइलिक एलाइलिक वाला स्टेबल होगा, फिर बेंजाइलिक वाला होगा, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन वाला होगा और फिर इंडक्टिव इफेक्ट वाला होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा, बेंजाइलिक फिर एलाइलिक वाला फिर हाइपर कॉन्जुगेशन वाला और फिर इंडक्टिव इफेक्ट वाला। पूरा लिख लेना, बी का मतलब बाद में फिर समझ में नहीं आएगा। ये है बेंजाइलिक और ये है एलाइलिक, ये है हाइपर कॉन्जुगेशन। आप पूरा लिखना भैया, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये है इंडक्टिव इफेक्ट। आप समझ जाओगे बेंजाइलिक एलाइलिक, एच का मतलब यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन लिख रहा हूँ। तो पहला केस मैं देखता हूँ बेंजाइलिक एलाइलिक हाइपर कॉन्जुगेशन वाला, कि मान लीजिए तुम्हारे पास में ये है बेंजाइलिक एलाइलिक, आई बात समझ, ऐसा केस तुम्हारे पास में आ रहा है। तो आप देखिए ये जो रेडिकल है, ये समझना ये केस है बेंजाइलिक का, एलाइलिक का और हाइपर कॉन्जुगेशन का।
कैसे है भाई कि ये देखो, ये एलाइलिक हाइपर कॉन्जुगेशन तो आपको दिख ही रहा है इस पोजीशन के, यानी कि इस डबल बॉन्ड सिंगल के ऊपर ये प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं एलाइलिक। आई बात समझ में? तो सबसे पहले तो मैं आपको वो चीज़ें सिखा देता हूँ कि ये बेंजाइलिक एलाइलिक है क्या। तो सबसे पहले तो देखिए कि तुम्हारे पास में ये जो बेंजीन है, इस बेंजीन की यहाँ पर इस CH2 के ऊपर यदि रेडिकल है तो इसे बोलेंगे बेंजाइलिक फ्री रेडिकल। बेंजाइलिक फ्री रेडिकल। आई बात समझ? पहली बात तो ये, यदि तुम्हारे पास में डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पे ये है तो इसे बोलेंगे एलाइलिक फ्री रेडिकल। आई बात समझ? बेंजाइलिक एलाइलिक हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट, ये तो सारी चीज़ें समझ में आती है। ठीक है, तो पहले तो तुम लोग ये बना लीजिए, ये इस रूल को मैं फॉलो करवाऊंगा अभी। बेंजाइलिक एलाइलिक हाइपर कॉन्जुगेशन बेंजाइलिक एलाइलिक, पहले ये बना लीजिए आप लोग। बना लिया होगा यहाँ तक। देखिए बात समझना आप। बात को समझना भाई, मान लीजिए तुम्हारे पास में ये कंडीशन आ रही है, ये एक कंडीशन है, यहाँ रेडिकल है, यहाँ CH3 है। पहले तो ये समझिए ये बेंजाइलिक कि ये यहाँ पे तो देखो इस वजह से ये तो क्या है एलाइलिक है, ये जो रेडिकल है ये बेंजाइलिक भी है, एलाइलिक भी है, और यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी मिल रहा है। देख लो, क्या मैं हाइपर कॉन्जुगेशन में ये केस नहीं पढ़ाया था कि आप लोगों को, यहाँ रेडिकल था तो इस CH3 भाई जहाँ पर रेडिकल है उसके एडजेसेंट कार्बन पे CH3, इसलिए इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी मिल रहा है। ये क्या मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिख सकता हूँ कि देखो रेजोनेंस, थ्रू द रेजोनेंस, ये क्या ऐसे जा सकता है क्या, समझना बात को, कि ये जो रेडिकल है हाफ रेडिकल यहाँ हाफ रेडिकल यहाँ, अभी थोड़ी देर पहले तो समझाया था। तो जब ऐसा है तो इस केस में अब जो तुम्हारे पास में ये बना CH3 और यहाँ पर आ गया रेडिकल, तो देख लीजिए ये इस केस के अंदर, इस केस के अंदर अभी भी क्या है, यहाँ पर ये देखो, इससे हाइपर कॉन्जुगेशन समझ में आ रहा था, बिल्कुल हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा था इस रेडिकल पे। ये एलाइलिक भी है, यहाँ पर अब देखो इस केस में ये बेंजाइलिक और एलाइलिक मिल रहा है, तो ये बेंजाइलिक का भी केस समझ में आ गया। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास में ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें बेंजाइलिक हो, एलाइलिक हो, हाइपर कॉन्जुगेशन हो, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। आई बात समझ? पहले तो ये केस बना लीजिए, ये बना लीजिए, फिर मैं आपको समझा देता हूँ, 2-3 एग्जाम्पल ले लेंगे और फिर इस केस को डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा कि यहाँ पर स्टेबिलिटी कैसे आएगी। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर केस लेते हैं और उसको समझते भी हैं।
भाई केस लेके फिर मैं जब समझा दूंगा तो फिर समझ में भी आना चाहिए आप लोगों को। देखिए यहाँ पर लिखना है इसके अंदर, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। तो देखिए ये केस है किसका, बेंजाइलिक प्लस एलाइलिक प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन का। ये केस किसका है, बेंजाइलिक एलाइलिक और हाइपर कॉन्जुगेशन। मैंने समझाया था कि ये बेंजाइलिक कैसे है, पहले समझा दिया है फिर बता रहा हूँ मैं। ये केस है बेंजाइलिक प्लस एलाइलिक का, ये केस है बेंजाइलिक का, भाई मैंने बोला ना कि ये बेंजाइलिक है। ये केस है एलाइलिक का और ये केस है हाइपर कॉन्जुगेशन का। अब स्टेबिलिटी आपको पता है बेंजाइलिक एलाइलिक, यानी कि एक नंबर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा यहाँ पे, फिर 2 नंबर होगा, फिर 3 नंबर होगा, फिर 4 नंबर होगा और फिर 5 नंबर होगा। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, बना लीजिए आप। ठीक है, अब समझिए कि बेंजाइलिक फ्री रेडिकल एलाइलिक से ज़्यादा स्टेबल क्यों है। भाई सर, भाई बेंजाइलिक को समझ लोगे तो ये एलाइलिक हाइपर कॉन्जुगेशन तो आता ही है कि ये जो बेंजाइलिक है वो एलाइलिक से ज़्यादा स्टेबल क्यों है। एक क्वेश्चन लिखिए, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन द एलाइलिक। बेंजाइलिक फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन द एलाइलिक फ्री रेडिकल because number of resonating structure are maximum in benzylic free radical, because number of resonating structure are present in benzylic free radical। आप देखिए कि ये बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है, यस या नो। आपको पता है इसका आधा रेडिकल जब इस तरफ आएगा हाफ रेडिकल, तो इसमें हाफ रेडिकल यहाँ पे और हाफ रेडिकल यहाँ जाएगा। तो यदि मैं इसके अंदर रेजोनेंस बनाऊंगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अपन बात करेंगे, तो यही तो हो गया CH2, फिर यहाँ पे हाफ रेडिकल, यहाँ पे हाफ रेडिकल और यहाँ हाफ रेडिकल। हाफ रेडिकल के लिए हाफ एरो का साइन बनाओगे आप, यहाँ पे रेडिकल आ गया, फिर इसमें भी हाफ रेडिकल, इसमें हाफ रेडिकल और यहाँ हाफ रेडिकल। आई बात समझ। ये तो बेंजाइलिक हो गया। एलाइलिक के केस में क्या होगा कि यहाँ पर रेडिकल है तो यहाँ पर रेजोनेंस बजाइए हाफ रेडिकल, हाफ रेडिकल, इसका हाफ रेडिकल ये, तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा है, यहाँ कम है, इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होता है। ये बना लीजिए स्टेटमेंट, मैंने समझा दिया कि बेंजाइलिक फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है एलाइलिक से। बना लो एक बार इसको।
चलें आगे। आगे मूव करें। नेक्स्ट मेंशन कीजिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। फ्री रेडिकल के बाद में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखिए कि जो तुम्हारे पास में ये यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट है कि ये बेंजाइलिक प्लस एलाइलिक जहाँ पर कार्बोकेटाइन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर बेंजाइलिक वाला होता है, फिर एलाइलिक वाला होता है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन वाला होता है, फिर आपका इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है तो वो होता है ये। आप अब इस स्टेटमेंट को मैं आपको समझा भी दूंगा भैया। बेंजाइलिक एलाइलिक फिर बेंजाइलिक एलाइलिक हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट। आई बात समझ। तो सबसे पहले तो आप लोग देखिए कि बेंजाइलिक एलाइलिक क्या है। कि तुम्हारे पास में यदि ये कार्बोकेटाइन आ रहा है, यदि तुम्हारे पास में ये कार्बोकेटाइन आ रहा है यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो ये देखिए ये एलाइलिक तो आपको सबको नज़र आ रहा है कि ये एलाइलिक है। यहाँ पर रेजोनेंस करवा दीजिए आप, ये इस तरफ आ जाएगा। तो इस सेम केस के अंदर तुम्हारे पास में ये क्या आ गया पॉजिटिव। तो सेम केस में मैं ये कह सकता हूँ कि बस देखने का अंतर है कि ये बेंजाइलिक और एलाइलिक, इसमें दोनों करेक्टर है, बेंजाइलिक भी है और ये क्या है एलाइलिक भी है। आई बात समझ में। आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है क्या, कि इस बेंजीन के पास वाले बेंजीन से जो जुड़ा हुआ कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या है बेंजाइलिक है। तो ये बना लीजिए बेंजाइलिक एलाइलिक है। फिर मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ और इसको समझ लेते हैं अपन। बना लो इसको, एक बार बना लीजिए। ठीक है, फिर इक्वेशन लिखिए। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। आई बात समझ। किसकी स्टेबिलिटी? कार्बोकेटाइन की। तो लिखना अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। और देखिए इनको आप अरेंज कीजिए स्टेबिलिटी के ऑर्डर में, मैं समझा भी दूंगा अभी आपको। इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज कीजिए, फिर मैं समझा भी देता हूँ इसके बारे में। एक बार इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज कीजिए।